हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम विश्व के भूगोल के तहत सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे थे और जिस तरह से हमने देखा कि सौरमंडल के बारे में हमने 2 लेक्चर दे चुका है आप लोगों को, और वो 2 लेक्चर आप जाकर के देखिएगा और हमें यकीन है कि वो दोनों लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज उसी क्रम में हम और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और सौरमंडल के बारे में और बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कल हम लोग ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे थे और ग्रहों के बारे में इस प्रकार से चर्चा किए थे कि ग्रहों का वर्गीकरण करके हमने देखा कि ग्रह जो थे हमने 4 प्रकार से वर्गीकरण किया। एक आंतरिक ग्रह, एक बाह्य ग्रह और एक, ध्यान दीजिएगा, क्षुद्र ग्रह और एक बौने ग्रह। इन सब के बारे में हमने चर्चा किया था और यहाँ तक कि हमने प्लूटो यानी यम यानी कि कुबेर इस ग्रह के बारे में भी चर्चा किया और बताया कि इसको बौना ग्रह क्यों कहा जाता है, इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर क्यों निकाला गया। इन सब के बारे में जो है हमने बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है और चित्रों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अगर आप हमारे चैनल से हमारी वीडियो से नए जुड़ रहे हैं तो आप पिछले वीडियो को जाकर के देखिएगा, वहां एक एक बातों के बारे में आप अच्छे से समझ पाएंगे। और दोस्तों, अगर यह वीडियो हमारा आपको पसंद आए, ये लेक्चर पसंद आए, तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा और शेयर करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों, आइए आज उसी क्रम में हम लोग और आगे बढ़ते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। एक चीज हम कल बताना भूल गए थे, उसको सबसे पहले हम बताते हैं। देखिएगा दोस्तों, होता क्या है कि अगर देखें तो हम मान लेते हैं कि यह हमारा सूर्य है। समझना है आपको और समझिएगा अच्छे से। हमने मान लिया कि हमारा सूर्य है यानी कि सन है, और बात को अच्छे से समझेंगे। और इस सूर्य के चारों तरफ ध्यान दीजिएगा, ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं और एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर। मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं उसको समझने का आप प्रयास करेंगे, थोड़ा सा उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। यह ध्यान दीजिएगा, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग हमने बना लिया। और बात करें, यहां मैं ना तो बुध की बात करूंगा ना अन्य ग्रहों की बात करूंगा, सिर्फ वरुण ग्रह की बात थोड़ा सा कर रहा हूं क्योंकि इस बात को अच्छे से समझना है आपको। ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें, हमने मान लिया कि यहां पर ध्यान दीजिएगा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है एक ग्रह है जिसका नाम है वरुण ग्रह, जिसका नाम है वरुण ग्रह। ये कौन सा ग्रह है, तो ये है वरुण ग्रह। ध्यान दीजिएगा, ये वरुण ग्रह ध्यान दीजिएगा सबसे अंतिम ग्रह है। ध्यान दीजिएगा, और सबसे बाहरी छोर पर, सबसे बाहरी कक्षा में स्थित एक ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। लेकिन यहाँ हमको ये बात नहीं समझना, ना तो इसके बारे में देखना है ना तो इसके बारे में समझना क्या है। इस वरुण ग्रह के सब कह सकते हैं बाहरी छोर पर यानी कि सबसे बाहर, ध्यान दीजिएगा, एक इस तरह से संरचना दिखाई देती है हमको, एक इस तरह से हमको संरचना दिखाई देती है दोस्तों, इस तरह से। इस बात को अच्छे से समझिएगा, इस तरह से एक हमको संरचना दिखाई देती है। इस तरह से हमको एक संरचना दिखाई देती है और इसके बारे में अगर हम बात करें तो बात ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एक एक बातों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे से बातें समझ में आएंगी। ये एक संरचना इस तरह से हमको दिखाई देती है, इस तरह से। ये हमने इस तरह से बना दिया, ये संरचना हमको दिखाई दे रही है। और इसी, ध्यान दीजिएगा, पट्टीनुमा संरचना है और इसी में ध्यान दीजिएगा इस तरह से हमको ये संरचनाएं दिखाई देती हैं।
और इसके बारे में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छे से समझिएगा। ये जो संरचना हमको दिखाई दे रही है इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, ये बर्फ की अत्यंत ठंडी परत है। समझेंगे? वरुण ग्रह के बाहरी छोर यानी सबसे बाहरी कक्षा में ध्यान दीजिएगा, हम अगर बात करें सबसे बाहरी छोर पर वरुण ग्रह के, ध्यान दीजिए एक पट्टीनुमा संरचना दिखाई देती है। तो ये संरचना ध्यान दीजिएगा जो ये बनी होती है वास्तव में, ध्यान दीजिएगा ये क्या किससे बने हैं, तो ये कुछ और नहीं बल्कि हाइड्रोजन व हीलियम के, ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं कण है। हाइड्रोजन व हीलियम के क्या है? कण है। हाइड्रोजन और हीलियम, ध्यान दीजिएगा, बाह्यतम कक्षा में पहुंच करके, ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं, ये बर्फ पे ठंडे हो जाते हैं। सबसे ध्यान दीजिएगा बहुत ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होने के कारण ये जम जाते हैं। और जमने के बाद ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरा, हम अगर बात करें पूरा भाग जमने के बाद, इसको ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं कि ये कहलाता है बर्फ की, ध्यान देंगे ये है क्या, तो आप इसको जानते हैं बर्फ की अत्यंत ठंडी परत है। बर्फ की अत्यंत ठंडी परत है। इसके बारे में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोजन व हीलियम के कण से बना हुआ है, बना, समझिएगा। इसके बारे में सबसे पहले बताने का प्रयास जो किया गया था, ये ध्यान दीजिएगा, काइपर नामक एक वैज्ञानिक है। काइपर नामक वैज्ञानिक है, यानी कि इसकी खोज किसने किया था? खोज किसने किया था? तो ध्यान दीजिएगा, जो खोज किया गया था काइपर के द्वारा किया गया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? इस कह सकते हैं परत का जो ये दिखाई दे रहा है, इसका नाम रखा गया काइपर बेल्ट या काइपर मेखला। काइपर बेल्ट या काइपर मेखला नाम रखा गया। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा वरुण ग्रह की अगर हम बात करें कि कह सकते हैं सौरमंडल के सबसे आखिरी छोर पर, यानी कि वरुण ग्रह के बाहरी, ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं कक्षा में एक जो परत हमको हीलियम और हाइड्रोजन से बनी दिखाई देती है, अत्यंत ठंडी परत है। इसकी खोज किसने किया था? तो काइपर ने किया था। किसने किया था? काइपर ने किया था। काइपर ने किया था और इसीलिए इसको काइपर बेल्ट या काइपर मेखला के नाम से जाना गया। मैं यही बताने का आप लोगों को प्रयास कर रहा था। और इसके बारे में आइए हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखें सौर मंडल के बाहरी छोर पर वरुण ग्रह के बाद एक हाइड्रोजन व हीलियम से निर्मित एक अत्यंत ठंडी बर्फ की परत पाई जाती है, परत पाई जाती है, जिसकी खोज काइपर
काइपर नामक वैज्ञानिक ने किया, जिसकी खोज काइपर नामक वैज्ञानिक ने किया। इसीलिए इस परत को काइपर मेखला या काइपर बेल्ट कहा जाता। काइपर बेल्ट कहा जाता। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये जो बात हमने बताने का प्रयास किया है कि सौर मंडल के बाहरी छोर पर ध्यान दीजिएगा, वरुण ग्रह के बाद एक हाइड्रोजन व हीलियम से निर्मित एक अत्यंत ठंडी बर्फ की परत पाई जाती है, जिसकी खोज काइपर नामक वैज्ञानिक ने किया। इसीलिए इस परत को काइपर मेखला या काइपर बेल्ट कहा जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे और हम चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, इसको मिटाते हैं, आगे और चर्चा करते हैं। थोड़ा सा देखते हैं, एक एक बातों को क्रम से समझने का प्रयास करिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए बात। और अगर आपको जहां समझ में आए, वीडियो को फिर से प्लेबैक करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यह जो हमारा लेक्चर है पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस पर आधारित है और हमने एनसीईआरटी बेस पर पढ़ाने का प्रयास किया है। जो ध्यान दीजिएगा, आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ तक कि सुपर टेट, यहाँ तक कि बीपीएससी लेवल में भी यह बात कवर करेगा। तो आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे और सौरमंडल की अगर चर्चा करें, अब हम एक चीज पढ़ेंगे, ग्रहों की विशेषताएं। ग्रहों की विशेषताओं के बारे में देखते हैं हम लोग। और इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बुध ग्रह के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है मरकरी। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, बुध ग्रह के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, आप अगर देखेंगे तो बुध ग्रह, ध्यान दीजिएगा, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह। तो इस बात को हम लिखते हैं, पहला पॉइंट इसमें, पहला पॉइंट, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। ये पहला पॉइंट हुआ इसमें, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। और आगे अगर हम बात करें, यहां पर दूसरी बात, बुध ग्रह का दैनिक तापांतर
सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। बुध ग्रह का दैनिक तापांतर सबसे अधिक है। और अगर हम बात करें दैनिक तापांतर की तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज आप जानते रहेंगे, अगर हम दैनिक तापांतर की बात करें इसका कितना है, दैनिक तापांतर की बात अगर करें हम तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें रात्रि में इसका तापमान कितना होता है तो रात्रि में हो जाता है -173 डिग्री सेल्सियस। और दिन में इसका तापमान ध्यान दीजिएगा हो जाता है 427 डिग्री सेल्सियस, 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। दोस्तों इस बात को आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, बुध ग्रह का दैनिक तापांतर सबसे अधिक है। दैनिक तापांतर की बात करें तो रात्रि का ध्यान दीजिएगा तापमान कितना हो जाता है -173 डिग्री सेल्सियस और दिन का 427 डिग्री सेल्सियस। इस बात को अच्छे से समझने का प्रयास करिए, मैं समझा रहा हूं। देखिए, जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर 24 घंटे का एक दिन होता है और वह 24 घंटे में ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें 24 घंटे में तो 12 घंटे दिन होते हैं और 12 घंटे रात। इस बात को ध्यान से समझिएगा, तब यह टॉपिक आप अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों 173 होता है, क्यों 427 होता है, क्यों ये माइनस में रहता है, क्यों ये प्लस में रहता है, इस बात को अच्छे से समझिएगा। पहले हम अपनी पृथ्वी को सपोज करिएगा, समझेंगे। पृथ्वी की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का जो तापमान है, ये पृथ्वी की जो बात करें दिन, तो दिन की बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी का जो दिन है, ध्यान दीजिएगा 24 घंटे का एक दिन होता है। उसी प्रकार से 24 घंटे का मतलब क्या है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरी तरह से घूम जाती है, जिसके कारण ध्यान दीजिएगा दिन और रात होते हैं। उसी प्रकार से अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर ध्यान दीजिएगा 59 दिनों में, 59 दिनों में एक चक्कर पूरा करती है कौन? बुध। अब समझेंगे, यानी कि पृथ्वी का एक दिन बराबर किसके है, यानी कि पृथ्वी के ध्यान दीजिएगा एक दिन 24 घंटे का होता है और बुध का जो है, जो कह सकते हैं 59 दिन है, वो ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं कि पृथ्वी के मान के चलिए एक दिन के बराबर। पृथ्वी जो बुध है, बुध का जो 59 कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो दिन है वो ध्यान दीजिएगा 59 दिन पृथ्वी का है, ये बुध का है 59 दिन, और ये ध्यान दीजिएगा पृथ्वी का क्या है, एक दिन। ठीक, अर्थात हम एक चीज और यहां समझिएगा कि अगर हम पृथ्वी की अपेक्षा देखें तो ध्यान दीजिएगा पृथ्वी का एक दिन और इसका बुध का 59 दिन ध्यान दीजिएगा बराबर, यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर बुध में ध्यान दीजिएगा अपने अक्ष पर अपनी घूर्णन गति 59 दिनों में करती है। तो उस आधार पर देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो एक प्रकार से यहां पर 29.5 दिन जो है कह सकते हैं दिन होता है और 29.5 दिन की बात करें रात होता है। यानी कि सोचिए 29.5 दिन तक बुध के पास प्रकाश की किरणें रहती हैं, दिन रहता है 29.5 दिनों तक दिन रहता है, प्रकाश की किरणें 29.5 दिनों तक रहती है। तो जो सूर्य की प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो 29 दिनों तक रहती, धीरे धीरे ध्यान दीजिएगा बुध ग्रह के तापमान को ध्यान दीजिएगा बढ़ाते चली जाती है और दिन में इसका तापमान कितना कर देती है 29 दिनों तक, 29 दिनों तक ध्यान दीजिएगा इसका तापमान कितना कर देती हैं 427 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतना तापमान कर देती है। और अगर बात करें
फिर धीरे धीरे 29.5 दिनों के बाद धीरे धीरे रात होने लगती है। और जब रात होने लगती है 29.5 दिनों के बाद, तो 29.5 दिन तक रात, सोचिए 29.5 दिनों तक रात रहती है। तो पहले तो ध्यान दीजिएगा ये क्या करेगी, धीरे धीरे इसको कम करेगी, 427 डिग्री सेल्सियस तापमान को कम करेगी, ठंडा करेगी धीरे धीरे। फिर ध्यान दीजिएगा कहीं ना कहीं यह क्या करेगी, आते आते धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा शून्य पर पहुंचेगी। शून्य से फिर क्या करेगी, -1, -2, -3, -4, इस तरह से ध्यान दीजिएगा ये आते चली जाएगी और पहुंचती कहां है, 29.5 दिनों तक कहां पहुंचती, रात में -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती। फिर इसके बाद दिन हो जाता, फिर तापमान बढ़ने लगता। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए कहा गया रात्रि में इसका तापमान कितना हो जाता है, 173 डिग्री सेल्सियस, और दिन में इसका तापमान कितना हो जाता है, 427 डिग्री सेल्सियस। इस बात को आप नहीं समझे। मान लीजिए मैं बुध हूं और ये मान लीजिए ये क्या है, सूर्य। अब समझेंगे, ये धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूं, ये सूर्य है, मैं धीरे धीरे इसका घूर्णन कर रहा हूं, ऐसे घूम रहा हूं। तो 29.5 दिनों तक मैं इसके प्रकाश की किरणों का सामना कर रहा हूं। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ता चला जा रहा है, और तापमान धीरे धीरे 29.5 दिनों तक 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फिर धीरे धीरे प्रकाश की किरणें, मैं इसके इधर चला गया, प्रकाश की किरणें आना बंद हो गई, रात्रि हो गया। तो सबसे पहले जब रात्रि होगा, तापमान धीरे धीरे ठंडा होगा, तो पहले इसको कम करेगा, 427 डिग्री सेल्सियस को कम करेगा। कम करने के बाद फिर 0 पर आएगा, 0 के बाद फिर माइनस में जाएगा, माइनस में जाने के बाद धीरे धीरे ध्यान दीजिएगा ये कहां पहुंचता है, 173 डिग्री सेल्सियस तक, और इसके बाद फिर दिन हो जाता है, फिर तापमान बढ़ने लगता है। इस तरह से ध्यान दीजिएगा इसके दिन और रात का तापमान होता है। और आगे फिर अगर हम यहीं पर चर्चा करें, कुल तापांतर कितना होता है, यानी कि कुल तापांतर इसका कितना होता है, इसको भी अगर हम देखें, कुल तापांतर इसका कितना होता है, तो इसका कुल तापांतर जो होता है वो है आपका 600 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 600 डिग्री सेल्सियस। पूछा जाएगा बुध ग्रह का कुल तापांतर कितना है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 650 डिग्री सेल्सियस। यह बात हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे फिर और हम चर्चा करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर एक बात और हम यहां पर बताएं आपको, तीसरे नंबर की बात ध्यान दीजिएगा। बुध ध्यान दीजिएगा हमारे सौर मंडल का, या कह सकते हैं कि हमारे ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। तो इस बात को हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं यह क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, यह बात हमने बता दिया। फिर अगर हम चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर चौथे नंबर की बात अगर करें हम, बुध का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, बुध का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, बुध का अपना कोई वायुमंडल नहीं है। और एक चीज बात करें, पांचवें नंबर पर बुध का अपना कोई
उपग्रह नहीं है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और आप इसका जल्दी से याद दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे हम और इसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इसको हम मिटाते हैं और आगे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। इसके बारे में हम फिर थोड़ा सा चर्चा करते हैं और देखते हैं बुध के बारे में। चलिए, फिर अगर हम चर्चा करें बुध के बारे में तो ध्यान दीजिएगा, बुध की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि बुध ग्रह का अपना कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल क्यों नहीं है, इस बात को समझ लीजिएगा। देखिए, वायुमंडल उसी ग्रह का होता है जिस ग्रह का आकार, ध्यान दीजिएगा, जो घनत्व होता है, कह सकते हैं कि ज्यादा होता है। दूसरी बात, जब घनत्व ज्यादा होगा तो ध्यान दीजिएगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा काम करेगी। लेकिन बुध ग्रह का जो घनत्व है वो कम है पृथ्वी की अपेक्षा। इसीलिए बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम काम करती है, इसलिए अपने वायुमंडल को नहीं खींच पाती है, वायुमंडल का निर्माण नहीं कर पाती है। इसीलिए यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है और इसका कोई उपग्रह भी नहीं। आगे फिर चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, बुध ग्रह अपने अक्ष पर 59 दिनों में एक चक्कर घूम जाती है। एक चक्कर घूम जाती है। ध्यान दीजिएगा, बुध ग्रह का जो घूर्णन काल है, ये ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं कि कम है। घूर्णन काल जो है इसका कम है, बहुत कम नहीं लेकिन कम है, पृथ्वी की अपेक्षा इसका घूर्णन काल कम है। मतलब स्पीड कम है, ये जानते रहिएगा। समय ज्यादा लेती है, जब गति कम रहेगी तो समय ज्यादा लेगी। लेकिन समझिएगा एक चीज और, यहां पर अगर बात कर लें तो हमने ये जो बात किया है इसके घूर्णन काल का बात किया है, अर्थात बुध ग्रह का जो घूर्णन या इसी को हम परिभ्रमण कहते हैं, परिभ्रमण काल जो है कितना है, तो इसका परिभ्रमण काल जो है, अभी आपने यहां देखा कि 59 दिनों में अपनी धुरी पर अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही। फिर अगर हम बात करें यहां पर 6वें नंबर पर, तो 6वें नंबर पर ध्यान दीजिएगा, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे तीव्र गति से 88 दिनों में पूरा करती है।
करती है, यानी कि इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल कितना है, इसका परिक्रमण काल कितना है, तो इसका जो परिक्रमण काल है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, जो इसका परिक्रमण काल है, तो इसका जो परिक्रमण काल है अगर हम बात करें 88 दिनों का, कितने दिनों का है, 88 दिनों का। और इसके परिक्रमण की गति, इसके परिक्रमण की गति कितनी है, इसको भी देख लेते हैं। परिक्रमण की गति, इसके परिक्रमण की गति जो है, ये ध्यान दीजिएगा 48 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि एक सेकंड में 48 किलोमीटर तक, ध्यान दीजिएगा, यह गति करती है। ठीक, कहने का मतलब परिक्रमण गति करती है। तो यहां से फिर से समझेंगे, इसका घूर्ण या परिभ्रमण काल कितना, 59 दिनों का। और बुध ग्रह सभी ग्रहों से तीव्र गति से सूर्य की परिक्रमा करता है, और तीव्र गति से भी करता है, 88 दिनों में पूरा करता है। और कितनी स्पीड से, 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, ध्यान दीजिएगा, यह सूर्य की परिक्रमा करता है। तो बुध ग्रह के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, मैं लेकर के आया था। और यहाँ आपके एग्जाम की दृष्टि से, कोई भी एग्जाम हो जिसमें अगर सौरमंडल है, तो बुध ग्रह के बारे में इतना पर्याप्त है। यहाँ आप एक चीज जानते रहेंगे कि यह, ध्यान दीजिएगा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और दूसरी बात, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। और ध्यान दीजिएगा, इसका दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। यानी कि दैनिक तापांतर आपने देखा 600 डिग्री सेल्सियस था, रात्रि का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस, और दिन का 427 डिग्री सेल्सियस था। यह बात आपने अच्छे से देखा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, और फिर आगे हम शुक्र के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, शुक्र ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। एक एक बातों को अच्छे से समझते चलिएगा। हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, और आज शुक्र ग्रह के बारे में हम पूरा तो लिखा तो नहीं पाएंगे, लेकिन चित्र के माध्यम से इसके बारे में अच्छे से हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे और समझा भी देंगे। मित्रों समझिएगा थोड़ा सा, पहले एक हेडिंग हम लोग बनाते हैं। और हेडिंग क्या रहेगी हमारी, तो ध्यान दीजिएगा, हमारी जो हेडिंग रहेगी वो दूसरा ग्रह है पहली बार, और उस ग्रह का नाम है शुक्र, और इसको अंग्रेजी में हम वीनस कहते हैं, वीनस कहते हैं। चलिए समझेंगे। सबसे पहले ये जानिएगा कि शुक्र ग्रह के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो शुक्र ग्रह पर ध्यान दीजिएगा, जो तापमान होता है सबसे ज्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे गर्म ग्रह होता है, चमकीला ग्रह है। और इसके बाद बात करें कि सबसे ज्यादा, ध्यान देंगे, ज्वालामुखी उद्गार किस ग्रह पर होता है, तो वो है शुक्र ग्रह। इसी ज्वालामुखी उद्गार के कारण, ध्यान दीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं, जो इसकी सतह को, ध्यान दीजिएगा, इसके वायुमंडल में जाकर के इसको कवर कर लेते हैं, इसे घेर लेते हैं। और जब प्रकाश की किरणें उसको छेद करके आते हैं इसकी सतह पे, तो ऊपर नहीं जा पाती, जिसके कारण इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर CO2 की मात्रा भी ज्यादा पाई जाती है, जो इसके तापमान को क्या करती है, बढ़ा देती है। इन सब के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्यों इसको हम भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं, इन सब के बारे में समझेंगे। देखेंगे सबसे पहली बात, शुक्र ग्रह का अपना वायुमंडल क्यों है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, यह देखा जाए तो इसका जो द्रव्यमान है, जो घनत्व है, ये लगभग, ध्यान दीजिएगा, हमारी पृथ्वी के समान है। ये लगभग जो है हमारी पृथ्वी के समान। और कैसे समान, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का घनत्व, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा है आंतरिक ग्रहों में। उसी प्रकार से शुक्र ग्रह भी लगभग पृथ्वी की तरह घनत्व रखता है, द्रव्यमान रखता है।
जिसके कारण ये क्या करता है, अपने जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, क्योंकि जब घनत्व ज्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होगी इसके पास भी, ये अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से क्या करता है, अपने वायुमंडल को अपनी तरफ खींचे रहता है, जिससे वायुमंडल की उपस्थिति यहाँ पर बनी रहती है। और क्या क्या प्रक्रिया होता है एक चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि यह, ध्यान दीजिएगा, हमारा सूर्य है। यहां बना देते हैं चित्र को। मान लिया हमने, ये हमारा क्या है, सूर्य है। अच्छे से इस बात को समझिएगा, अगर इसको आप समझ गए तो फिर ध्यान दीजिएगा, शुक्र ग्रह इस चित्र के माध्यम से ही समाप्त हो जाएगा और फिर सिर्फ लिखना रहेगा, जिसको हम अच्छे से नोट्स बनवा देंगे, समझेंगे। और आगे फिर बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक हमको ग्रह दिखाई दे रहा है जिसका नाम है शुक्र, जिसका क्या नाम है, शुक्र ग्रह। बात को समझेंगे अच्छे से ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब समझेंगे होता क्या है कि यहां पर अत्यधिक, ध्यान दीजिएगा, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जिसके कारण सल्फर डाइऑक्साइड और ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल करके इस तरह से इसको पूरी तरह से कवर कर लेती, इस तरह से इसको क्या करती हैं, पूरी तरह से कवर कर लेती, इस तरह से कवर कर लेती हैं इसको। ऐसे इसको क्या करती हैं, ये कवर कर लेती। यहां पर हम बना दे रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इसका एक प्रकार से वायुमंडल, इसका क्या है, ये वायुमंडल। गुरुत्वाकर्षण शक्ति यहाँ काम करती है, इसलिए इसका एक अच्छा खासा वायुमंडल तैयार हो जाता है, शुक्र ग्रह का भी। और समझेंगे अब होता क्या है, यहां पर अगर हम देखें तो आपको एक चीज पता है कि ज्यादातर ध्यान दीजिएगा ज्वालामुखी का उद्गार होता है, और ज्वालामुखी के उद्गार होने से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर उपस्थित क्या हो जाते हैं, यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं गैसें कुछ, जैसे FO2 गैस, CO2 गैस। और CO2 गैस ध्यान दीजिएगा 98% इनके वायुमंडल में पाया जाता है, 98%। ठीक, अब समझेंगे यहां से जब, जिस तरह से आप देखते हैं ठंडी के महीने में जो कोहरा होता है, कोहरा पूरी तरह से कवर कर लेता है, पूरी तरह से घेर लेता है, प्रकाश की किरणें आ नहीं पाती यहां। उसी प्रकार से समझिएगा यहाँ पर ये जो गैसें होती हैं इस ग्रह को पूरी तरह से कवर कर लेती है, इसके वायुमंडल में, इसके वायुमंडल में पूरी तरह से क्या करती है, ये गैसें सल्फर डाइऑक्साइड और CO2 पूरी तरह से कवर कर लेती। और कवर जब कर लेती, पूरी तरह से घेर लेती, आप सबसे अच्छा उदाहरण समझिएगा, ठंडी के महीने में आप देखते हैं जब कोहरा पड़ता है तो क्या करता, पूरी तरह से धुएंनुमा संरचना एकदम बन जाती, पूरी तरह से कवर कर लेता, घेर लेता, यहाँ तक कि हमको इतना सघन होता है कि हमको आगे कुछ दिखाई नहीं देता। हूबहू वही प्रक्रिया दोस्तों, हूबहू वही प्रक्रिया। अच्छा, आप देखेंगे सूर्य की किरणें आ भी नहीं पाती हैं कोहरे को पार करके, हूबहू वही प्रक्रिया दोस्तों ध्यान दीजिएगा कहाँ, इस ग्रह के पास होता है। ये जो गैसें हैं सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से कवर कर लेती हैं इसको। और जब कवर करती है होता क्या है, फिर समझेंगे। यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से जो है सूर्य की किरणें ध्यान दीजिएगा इस तरह से चलती हैं, सूर्य की किरणें इस तरह से चलती हैं। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्यों ये सबसे ज्यादा तापमान वाला ग्रह है, क्यों ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, क्यों ये सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है, इन सब के बारे में इसी में जवाब इसका छिपा हुआ है, और यही चीज मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं। अब समझेंगे सूर्य की जो किरणें जा रही हैं, एक चीज और जानते रहिएगा, जो प्रकाश की किरणें जा रही हैं, ये सूर्य की किरणें, ये ध्यान दीजिएगा इसमें प्रकाश भी है
और प्रकाश के साथ साथ क्या है, ऊष्मा भी। देखिए सभी प्रकाश में ऊष्मा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जिसमें ऊष्मा है उसमें ध्यान दीजिएगा प्रकाश भी हो ये भी जरूरी नहीं। तो प्रकाश अलग है, ऊष्मा अलग है। आप देखेंगे सूर्य की जो किरणें आती हैं वो उजाला तो करती है, उजाले के साथ साथ उनमें कुछ ना कुछ तापमान भी बना रहता है, ऊष्मा पाई जाती जो गर्माहट पैदा करती। लेकिन आप यहीं पर आप एक टार्च ले लीजिए, टार्च या मोबाइल का टार्च जला लीजिए, वो प्रकाश तो देती है लेकिन उसमें ऊष्मा नहीं रहती। तो उसी प्रकार से ठीक आप ठंडी के महीने में कह सकते हैं कि एक प्रकार से अपने हाथ को सेकते हैं, मान लीजिए जो आग जलाई वो आग बुझ जाता है, आग जलना बंद कर देता है, लेकिन जो राख रहती है उसमें से ऊष्मा निकलता रहता है, उजाला नहीं कर रहा लेकिन ऊष्मा दे रहा। तो प्रकाश अलग है और ऊष्मा अलग है। तो समझेंगे इस बात को, प्रकाश की सूर्य की किरणों में प्रकाश भी है, ऊष्मा भी। अब ये जाते हैं, जब यहाँ पहुंचते हैं दोस्तों, यहाँ जैसे ही पहुंचते हैं तो ध्यान दीजिएगा इसके वायुमंडल में जैसे पहुंचते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा इसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इस ग्रह को, शुक्र ग्रह को पूरी तरह से कवर किए हुए, घेरे हुए। और होता क्या है कि ये ध्यान दीजिएगा रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, परावर्तित हो जाती है, इस तरह परावर्तित हो जाती हैं, इस तरह से निकल जाती। ये इस तरह से परावर्तित हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, ये इस तरह से, इस तरह से, ऐसे इस तरह से ये ध्यान दीजिएगा क्या होते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। बात समझे, ये क्या होते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। और परावर्तित होने के कारण, प्रकीर्णन के कारण ये ध्यान दीजिएगा चमकने लगते हैं, और चमकने लगते हैं, चमक ज्यादा हो जाता है, इसलिए सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। और यही कारण है कि ध्यान दीजिएगा सुबह के समय में हमको शुक्र ग्रह सबसे पहले दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें टकरा करके उसकी सतह से सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक परत बनी हुई है उसको छिद्र नहीं कर पाई, और ध्यान दीजिएगा वो टकरा करके जब इधर आती है तो यह ग्रह हमको अच्छे से दिखाई देता है सुबह के समय में भी। इसीलिए इसको हम सुबह का तारा या भोर का तारा कहते हैं, मॉर्निंग स्टार कहते हैं। और शाम के समय में भी जब ध्यान दीजिएगा सूर्य ढलने लगता है तो प्रकाश की किरणें इसकी ध्यान दीजिएगा टकरा करके क्या हो रही है, इससे वापस आ रही हैं, जिससे प्रकाश की किरणें हमको दिखाई देती हैं, और ये ग्रह भी हमको दिखाई देता है शाम के समय में भी, इसलिए इसको सांझ का तारा भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। फिर समझेंगे कभी कभी क्या होता है कि कुछ किरणें तीव्र गति से आती हैं तो छिद्र करके पार हो जाती, इस तरह पार हो जाती, और पार हो जाती हैं जब इस तरह से तो पहुंच कहां जाती हैं, यहां पर इस ग्रह पर पहुंचती हैं। जब इस ग्रह पर पहुंच जाती हैं तो इसकी सतह से टकराने के बाद ध्यान दीजिएगा ये क्या करती हैं, पुनः ऐसे वापस होने लगती, टकराने के बाद पुनः ऐसे वापस होने लगती, टकराएं ऐसे वापस। अब फिर समझेंगे, टकरा करके जब पुनः वापस होती हैं तो इतना घना परत है, इतना सघन परत है सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, कि ये ध्यान दीजिएगा जो उष्मीय किरणें होती हैं, जो कह सकते हैं उष्मा जो इसमें से निकल रहा है प्रकाश की किरणों में, ये ध्यान दीजिएगा इसको पार नहीं कर पाता, ये ढके रहते हैं, जब पार नहीं कर पाता तो इसी में ये रह जाती, इसकी सतह में रह जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस ग्रह के, शुक्र के, जिसके कारण इसका तापमान बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उष्मा है, तापमान बढ़ता चला जाता है, इसलिए इसका तापमान सबसे ज्यादा हो जाता है। और कितना होता है इन सब के बारे में चर्चा हम करेंगे। इसका तापमान सबसे ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसको सबसे अत्यधिक तापमान वाला ग्रह कहा जाता है। तो यह बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस चित्र का स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे जो है हम अब कल चर्चा करेंगे इसके बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में आगे और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, और आप अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये लेक्चर हमारा अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, इन सब के बारे में लिखना ना भूलिएगा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।